सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज हम इसी वन शॉट रिवीजन के जो वीडियो है इसमें हम अब इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, वो भी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है, बिकॉज इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें आपके डाउट रह जाएंगी। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो नोट्स है मेरी हैंड रिटेन नोट्स, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप जाकर उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज रेगुलर और डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। सो इतना तो बनता ही है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां जाके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा सबसे पहला टॉपिक, हिस्ट्री एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। टॉपिक नंबर 1 जो है इस चैप्टर को, वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है एंड उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नहीं, देखा जाए तो मतलब हाँ नॉलेज पर्पस के लिए है, बट ऐसे पढ़ाने में भी मुझे ज़्यादा मतलब वैसा इंटरेस्टिंग है नहीं। तो इसको थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये सबसे पहला होने वाला है हमारा बैंकिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू वैदिक एज, यानी कि कुछ हम अपने जो हिस्ट्री है इंडिया की उसकी हिस्ट्री को जानने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमारा है बैंकिंग इन इंडिया से रिलेटेड, जिसमें बताता है कि हमारा जो बैंकिंग है वो वैदिक एज से आता है। और जो हमारा वेद्स हैं और मनुस्मृति है उसमें हमारा टर्म यूज़ किया है उजूरी। उजूरी एक प्रकार का मतलब लोन देना हुआ, जैसे कि आप लोग गांव वगैरह में जो रहते हैं वो जानते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं गांव में, मतलब जो रिच पीपल्स होते हैं, वो पुअर पीपल्स को लोन वगैरह देते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, या जो एक प्रकार से कह सकते हैं इलीगल है, और मतलब जो चीज़ सही नहीं है वो खराब चीज़ होता है, तो उसी को हम उजूरी का नाम देते हैं, जिसका मीनिंग है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अनएथिकल मॉनेटरी लोन दैट अनफेयरली रिचेस द लेंडर, यानी कि अनफेयरली लेंडर को ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वो रिच बना देता है। द मेंशन ऑफ लोन डीड्स एज रनापत्र एंड रनापन्ना और मलेख्या इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग दैट एज। Adhesha used during Mauryan period is the forefather of present day बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को अधेसा के नाम से मौर्य जो समय काल था उसमें भी बताया गया है। लोन डेट्स वर रिफर्ड एज टू दस्तावेज ए इंदुल तलब, माफ करना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा लेफ्ट राइट हो सकता है तो उसके लिए पहले से सॉरी, जिसका मतलब होता है पेबल ऑन डिमांड, और दस्तावेज ए मियादी जिसका मतलब होता है पेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि एक टाइम के बाद पे करना होता है, और उसका मतलब होता है पेबल ऑन डिमांड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। यानी कि आप देख सकते हैं मुगल पीरियड में भी हमें बताया गया है कि उसके बारे में, बैंकिंग के बारे में थोड़ा हुआ है, मौर्य समाज में भी हुआ था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमारा लिखा हुआ है, उसी के साथ हमारे वेद और मनुस्मृति जो है उसमें भी हमारा इसका कहीं ना कहीं वर्णन हुआ है। फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड अंडर ब्रिटिश रूल वॉज यूनियन बैंक ऑफ कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में 1829 में हमारा कलकत्ता में पहला ब्रिटिश बैंक ओपन हुआ था। फर्स्ट फॉरेन बैंक दैट ओपन ब्रांच इन इंडिया वॉज ग्रीनलैंड्स बैंक 1864, यानी कि 1864 में सबसे पहला जो फॉरेन बैंक की कोई ब्रांच थी वो थी ग्रीनलैंड्स बैंक। अगर आपने हर्षद मेहता वाली जो वेब सीरीज आई थी उसको देखा होगा तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड्स का भी मेंशन वहाँ पे हुआ है, तो अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको आइडिया आ गया होगा। द फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक वॉज औध कमर्शियल बैंक इन 1881। द ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब अभी तक हमने क्या बात करी, हमने बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करी। अब हम थोड़ा सा कॉमर्स में हमारा बैंकिंग भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, तो अब हम थोड़ा सा हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थे, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। इट वॉज मेनली ह्यूमन और एनिमल पावर्ड एंड इंक्लूडेड palanquins
कैरेजेस और कार्ट्स पुल्ड बाई ऑक्स, बुलक्स, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती थी और जो मतलब ऐसे जो लकड़ी के जो आप देखते होंगे गांव वगैरह में जिसको तांगा, बुग्गी, वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं, जो आज के समय में हॉर्स को लगा करके ज़्यादा होता है, गांव के समय में अभी भी चलता है। बट पहले क्या होता था, उस पर बैल वगैरह जो ऑक्स होते हैं, हमारे बुलक्स होते हैं, उन सारे लोगों मतलब उन सारे एनिमल्स या फिर लोग ही खुद अपने पिट्ठू मतलब पीठ में बांध करके उसी को मतलब ढोते थे सामान को। With the advent of trade, roads were developed and gave way to development of automobiles, cars, टू व्हीलर्स, बसेस, रिक्शा, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और हमारी रोड्स बनी, पहले रोड्स नहीं होती, कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो जैसे जैसे रोड्स बनी, डेवलपमेंट हुआ, उस मतलब टाइम टू टाइम बेसिस पे हमारा जो ऑटोमोबाइल्स है, कार्स है, टू व्हीलर्स, वो सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ और वो सारी चीज़ें आज के समय में डेवलप होती गई। अब थोड़ा सा इंडियन रेलवेज क्या है। इंडियन रेलवेज डेटेड बैक टू 1853 व्हेन द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे, यानी बॉम्बे टू ठाणे पहली इंडियन ट्रेन चली थी जिसका टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स। आज के समय में इंडियन रेलवेज इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि उस समय की 1853 की बात है जहां बॉम्बे से ठाणे चला था, मतलब फर्स्ट रेलवे था। आज के समय में इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। With metro and monorail operational, India is making rapid progress in the transportation। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आया था कि इंडिया ने कुछ अचीवमेंट किया था कि उसके मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद है, शायद 10,000 किलोमीटर्स थे या कितने थे, कि उतना जो लाइन है पूरा उसका क्या नाम से मेट्रो का, वो इंडिया में आ चुका है और वर्ल्ड में रैंकिंग में भी कहीं ना कहीं वो आ रहा है धीरे धीरे करके। थर्ड होने वाला है हमारे मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ इंडिया क्या क्या थे। जैसे गुजरात था, वहाँ पे कॉटन, पटोला, कोच और फर्नीचर का मतलब बिजनेस मार्केट ज़्यादा था। बंगाल था हमारा, वहाँ पे कॉटन, सिल्क, जूट, मुस्लिन, यहाँ मुस्लिम नहीं ये मुस्लिन है, ये एक तरह का सामान होता है। कैलिकत उसमें यहाँ पे कटिंग और पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स होता था। पंजाब में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था और बहुत सारी चीज़ें थी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, मेजर ट्रेड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे कौन कौन सी कम्युनिटीज़, यानी कि लोगों का समूह था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड किया करता था इंडिया में। मुल्तानीज़ और पंजाबीज़ नॉर्थ इंडिया में थे। भात्स हमारे गुजरात में थे। खुरासनीस पता नहीं यार, एक तो ये माफ़ करें भाई, मुझसे नहीं होता। फॉरेनर्स प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। मेजर एक्सपोर्ट्स हमारी इंडिया के क्या थे, सिल्क, शुगर, स्पाइसेस आप जानते हो कि इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट होते हैं। डायमंड हो गया, इंडिगो हो गया, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, कैप्स हो गए, यानी कि जो टोपियाँ आती थी उसमें गोल्ड एम्ब्रॉयडरी होती थी, डिज़ाइन बने होते थे, वो सब हम एक्सपोर्ट करते थे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री हमने पढ़ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है उसमें हिस्ट्री भी बताई गई है थोड़ी सी, हमको कंसेप्ट ऑफ बिजनेस बताया गया। तो अब हमारा हिस्ट्री हो चुका है, अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस से। यहाँ से चीज़ें जो थोड़ी हैं वो इंटरेस्टिंग होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सबसे पहला आता है हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है हमारी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। या तो आप बिजनेस करते हो, या तो आप प्रोफेशनल हो, या फिर आप कोई एम्प्लॉयमेंट करते हो। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब वगैरह करते हो आप। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस हमारा क्या कहता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हमारा क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है which is concerned with the production and sale of goods and services on a regular basis needed by the society with the aim of earning profit। यानी कि जब आप रेगुलर बेसिस पे सेल या परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का विद अ प्रॉफिट मोटिव, यानी कि आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, कुछ अर्न करना, और ये आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, ये मान लीजिए कल को ख़राब हो जाती है और मैं इसको जाके बेच जाता हूँ, तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया? ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करूँ। ख़राब हो गया, एक बार बेच दिया, ठीक है, मैं डेली इसको नहीं कर रहा हूँ, डेली मैं इसको सप्लाई करूँ। अगर मैं यही चीज़ इस पेन को रेगुलरली बेचता है, अमेजोन पे बेच रहा हूँ, ई-कॉम वेबसाइट्स पे बेच रहा हूँ, या फिर ऑनलाइन बेच रहा हूँ डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, और मेरा प्रॉफिट मोटिव है, हाँ, तब मैं बिजनेसमैन कहला सकता हूँ। लेकिन ऐसे अगर मैं एक ही बार कोई ट्रांजेक्शन करूँ, या फिर आपने मान लीजिए कोई पेन आपके दोस्त के पास है, उसने कहा कि भाई ये पेन ले लो, मुझे अपनी पेन दे दो, तो क्या आप लोग बिजनेसमैन हो गए? नहीं, ये बिजनेसमैन नहीं हो, ये वन टाइम ट्रांजेक्शन था आपका, मतलब एक बार सप्लाई हो गया बस, आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, आपने कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं किया है।
डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट जो हमारे बड़े बड़े लोग थे वो अपनी डेफिनेशन दे के गए। जैसे सबसे पहला है पीटरसन एंड प्लोमैन, इनकी क्या डेफिनेशन है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विस फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट, यानी कि म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो एक्सचेंज करते हैं कुछ ना कुछ। जैसे कि आपको ये पेन खरीदनी है, मैंने आपको पेन दिया, आपसे मुझे पैसा मिला, तो यहाँ पे आपको पेन मिला, मुझे पैसा मिला, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट कहीं ना कहीं हो रहा है, दोनों को कहीं ना कहीं म्यूचुअल गेन या फिर प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा, बिजनेस हमारा क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसा हम अर्न करते हैं कहीं ना कहीं, और हमारा जो गुड्स एंड सर्विस का सेल और परचेज है ये भी हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को बनाते हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आ जाता है। यहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, जिसको हम डेफिनेशन में भी लिखते हैं। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ में एक शॉर्ट ट्रिक जानते हो, अगर आप इस वीडियो को 10-11 मिनट होने वाला है और यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो आपको एक टिप्स देता हूँ, जैसे कि मैंने बैच लॉन्च में कहा था, बीच बीच में आपको सीक्रेट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मिलेंगी। तो बिजनेस स्टडीज़ में अगर कोई डेफिनेशन आ रही, मान लीजिए आपसे बिजनेस का डेफिनेशन पूछा और बोला कि इसके कोई 3-4 फीचर्स बताइए, तो बिजनेस की डेफिनेशन में ही आपको 3-4 फीचर्स मिल जाने वाले, जैसा कि ये प्रॉफिट मोटिव हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, या फिर ट्रेड और गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हो रहा है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 फीचर्स, 5 एडवांटेज, आप इन 5 चीज़ों को चाहे जो बनाकर लिख सकते हो, वो आपका आंसर सही होगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाने वाले। ये एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करता था जब मुझे कोई आंसर नहीं याद आ रहा, कि बिजनेस का मतलब डेफिनेशन याद है मुझे, बट उसके फीचर्स, एडवांटेज या फिर मेरिट्स या फिर आप कह सकते हो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें एक ही है, बस आपको बना के लिखना होता है थोड़ा बहुत। इतनी बेसिक इंग्लिश अगर आप सीख गए हो तो आप इतना बना के लिख सकते हो। यहाँ पे 4th आता है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, यानी कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी होता है। अगर आप बिजनेस करोगे, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो, कहीं ना कहीं आपको रिस्क होने का भी खतरा होता है, और वही रिस्क को जब आप बियर कर लेते हो, वही रिस्क को अगर आप सह लेते हो, तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपका रिवॉर्ड कहलाता है। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को उठा दिया और लिख दिया ये 4 पॉइंट। सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, वही चीज़ प्रॉफिट मोटिव, वही चीज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को अगर आप दूसरी तरीके से बोलना चाहो तो आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक जगह प्रोडक्शन होगा, दूसरी जगह एक्सचेंज कर लोगे, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, या फिर गिव 4 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ऐसे आपके एक जो टीचर हैं वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यानी कि आप सर्वाइव करो। बिजनेस में सर्वाइवल इज द मेजर थिंग। अगर आप सर्वाइव ही नहीं करोगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो किसी काम का ना प्रॉफिट रहेगा ना ग्रोथ, तो दूर की बात है। सर्वाइव करोगे तब ग्रो करोगे, और प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, इनोवेशन करना ज़रूरी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको आप और भी कह सकते हैं, और जो भी बोलना चाहे, OUR, इसको शॉर्ट फॉर्म है, आप उसको मेमोराइज करने के लिए दे सकते हैं, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है वो बंद होने के चांसेस हाईर हो जाते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, और सोसाइटी के लिए हम क्या करने वाले हैं? सोसाइटी के लिए हम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, यानी कि नौकरी देंगे नए नए लोगों को। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि हम कोई भी हम कुछ क्वालिटी बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो वैसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉय का भला करना चाहेंगे, मतलब कि उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच होनी चाहिए, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन एक होता है वर्ड, वो हमें फॉलो करना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हमारे जो थर्ड एंड द लास्ट है जो कि है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या कहते हैं, हमारा प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो हमारे लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, पेमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि अच्छा उनको तनख्वाह देना जिससे कि उनको मतलब इनसिक्योर या फिर ख़राब ना फील लगे। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारा ही अल्टीमेटली हमारी कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे और हमारी ही ग्रोथ होने वाली है। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ों को उनको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं हल्का सा टॉपिक है, प्रॉफिट कह रहा हूँ। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का हमें बिजनेस में क्यों चाहिए भैया? सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कमाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वही 100 रुपये कमा रहे, 100 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 1 रुपये भी अगर नहीं बच रहा है तो कल को हमें अगर बढ़ना हुआ तो हम बढ़ेंगे कैसे? एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, गुडविल हमारी बढ़ती है, और रिस्क ऑफ रिवॉर्ड बियरिंग, जो कि मैंने पहले कहा कि जो हमारा रिस्क जब हम बियर कर लेते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट। इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है वो हो जाता है खत्म। अब जो टॉपिक नंबर 2 है जिसका है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सबसे पहले आता है हमारी 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है। सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती, उस सेकेंड होता है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड होती है टर्सरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। टेरिटरी ये सारी चीज़ें नहीं होता, आप गूगल प्रोनाउंस पे कर सकते हैं, वहाँ पे टर्सरी आ रहा है मुझे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के क्या फंक्शन होते हैं? ये 3 सेक्टर्स हो गए, मतलब इंडस्ट्रीज हो गए। अब हम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स का काम क्या होता है वो करते हैं। एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, पर्सन के हिंड्रेंस को खत्म करता है। एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ टाइम, एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एलिमिनेट्स हिंड्रेंस ऑफ इतना तो कॉमन है। अगर आपको फंक्शंस ऑफ कॉमर्स याद करने, सिंपल रूल बताता हूँ, एलिमिनेट्स हिंड्रेंस ऑफ, उसके बाद के जो वर्ड है पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, ऐसे इसको याद कर सकते हो। पर्सन, प्लेस, टाइम, फाइनेंस, रिस्क, PPTFR, इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स का बात करें तो इसमें मेजरली 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है। पहला होता है हमारा ट्रेड और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में हमारा क्या क्या आता है? इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड आप कह सकते हैं, जिसको मतलब कंट्री के अंदर ही जो कुछ हमारा ट्रेड हो रहा है उसको हम कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सारी चीज़ें। थर्ड होता है हमारा होलसेल ट्रेड, यानी कि जो होलसेल मार्केट होता है, होलसेल इंडस्ट्री होती है, यानी कि जो थोक भाव में भेजते हैं वो हमारा आ जाता है। लास्ट वन इज रिटेल ट्रेड, यानी कि जो आपके किराने वाले भैया हैं वो आपके रिटेल ट्रेड में के अंदर में आते हैं। ऑक्सिलरीज यानी कि ऐसी चीज़ें जो ट्रेड को हेल्प करती हैं। ट्रेड हमारा क्या होगा? जो हमारा धंधा पानी चलता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि जो धंधा पानी चलाने के लिए जो चीज़ें हमें हेल्प करती, ऐड करती कहीं ना कहीं हमें पुश करती, प्रमोट करती, मदद करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस करने में, ट्रेड करने में हेल्प करती है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, पूरा जो ट्रेड है इसी पे बेस्ड है, यानी कि बैंकिंग फाइनेंस ही नहीं होगा तो आपका पैसा कमाना, खाना, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी। थर्ड वन इज इंश्योरेंस, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, यानी कि वेयर हाउसिंग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एडवर्टाइज ही नहीं करोगे तो आपके लोगों को पता, कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा कि भैया ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनसे हम कब खरीदने जाएँ, कहाँ खरीदने जाएँ। इसी तरीके से जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, शुरू होते ही एक पेज में। अब है हमारा टॉपिक नंबर 3 जो कि है हमारा बिजनेस रिस्क। मैं इस वीडियो को कोई भगा नहीं रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और ये जो नोट्स हैं ये बहुत मेहनत लगती बनाने में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अगर एक कमेंट कर देंगे कि थैंक यू सो मच तो मेरा दिन बन जाना है। और अब चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक 3 की ओर, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। आई एम होपिंग कि आपको ASMR ना आ गया हो गट गट का। हाँ, तो बिजनेस रिस्क क्या होता है हमारा? मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, 1 मिनट। पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो में वो बैकग्राउंड नॉइज़ ना जाए, नहीं तो वीडियो की आवाज़। हाँ अब ठीक है। मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रिफर्स टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, यानी कि
बिजनेस रिस्क क्या है, यानी कि बिजनेस में लॉस होने का खतरा। ये वो चीज़ है जो अनसर्टेनिटीज़ पे बेस करती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, यानी कि हमें पता नहीं होता है कि हमें लॉस हो जाएगा, लेकिन वो अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, यानी कि बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लॉस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, उससे कम प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हमें लॉस ही हो जा रहा है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार का हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? बिजनेस रिस्क आर अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अचानक से बिना किसी चीज़ को प्लान करे होती हैं। रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि अगर रिस्क फैक्टर ही नहीं होगा तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओ, बिकॉज रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, यानी कि जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, यही चीज़ हमने पहले पढ़ी है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जो टॉपिक आया था छोटू सा, उसमें भी हमने पढ़ा था और डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ था कि जो हमारा रिस्क बेयरिंग, रिस्क टेकिंग का जो रिवॉर्ड होता है वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्यों होता है? इसके नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं, ह्यूमन कॉज भी होते हैं, इकोनॉमिक कॉज भी होते हैं, या फिर कोई अदर कॉज। नेचुरल यानी कि जो हमारा नेचर है, नटूरे, उसने कुछ कर दिया। ह्यूमन यानी कि कोई हमारा दोस्त था या फिर हमारा दुश्मन था, उसने कुछ कर दिया। इकोनॉमिक कॉज या फिर जो हमारी इकॉनमी है, मार्केट है, वो कुछ अप डाउन हो गई, उसकी वजह से किसी कमोडिटी का प्राइस अप डाउन चला गया तो उसकी वजह से हमें लॉस हो गया, या फिर अदर कोई चीज़ें हो सकती हैं। रिस्क से डील करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? हमारे मेथड्स ऑफ डीलिंग विद रिस्क, अवॉइडिंग हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस, इनको हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन में ज़्यादा रिस्क हो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके चलनी चाहिए कि कल को मान लो कोई लॉस हो जाता है तो हमें क्लेम मिल जाए, हम उतने लॉस को रिकवर कर पाएँ। हमें प्रोविजंस बना के चलने चाहिए कि जैसे हमें पता है कि हाँ वहाँ पे लॉस होने जा रहे हैं, फिर भी हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमें पहले से ही प्रोविज़न बना लेना चाहिए कि भैया कल को लॉस होगा तो हमें ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। रिस्क शेयरिंग हमने करनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि हमें रिस्क कम से कम हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला है हमारा इंश्योरेबल रिस्क, ऐसे रिस्क जिनका हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। नॉन इंश्योरेबल रिस्क यानी कि ऐसे रिस्क जिनका हम इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि ऐसे कॉजेज जो कि इकोनॉमी की चेंजेस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसको बताया गया है कि दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी कि वही इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में यही कहा गया है कि जो हमारी इकॉनमी है, जैसे हमारी जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसका प्राइस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होने वाला है, आपका प्रॉफिट कम होगा या फिर आपको लॉस ही हो जाएगा या फिर आपका बिजनेस ही बंद हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप डेफिनेशन डिटेल में पढ़ सकते हो। अदर कॉजेज हैं, अदर कॉजेज जैसे कि दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स सच एज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर सच एज बस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। यानी कि अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट कर जा रहा है, वो ज़्यादा हाई चला जा रहा है या फिर लो चला जा रहा है, तो आपको वो प्रॉफिट लॉस उसकी वजह से डिफर कर सकता है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक नंबर 3 था बिजनेस रिस्क, वो भी हो जाता है ख़त्म। अब हमारा जो मेन चैप्टर था वो तो ख़त्म हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं, की टर्म्स को जान लेते हैं जिससे आपका जो बेसिक्स है थोड़ा सा वो स्ट्रांग हो जाने वाला है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और लाइवलीहुड और टू सेटिस्फाई मटेरियल नीड्स। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्सन करता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इनकम और टू सेटिस्फाई मटेरियल नीड्स, यानी कि अपनी जो नीड्स हैं, जो अपनी वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए करता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या फिर सोशल वेलफेयर या फिर लोगों की भलाई करने के लिए और एक मतलब मन की शांति के लिए वो सारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या होती है? इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड सम स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज is governed by certain code of conduct and is done with service motive। यानी कि प्रोफेशन हमारा एक ऐसी चीज़ होती है जो एक
उसका एक मतलब प्रिसाइज्ड एक रूल सेट होता है, यानी कि आप एक क्वालिफिकेशन टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल सी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसका क्या है, उसकी एक लीगल बॉडी है जो कि ICAI इंस्टीट्यूट है उसका। और जैसे हमारा डॉक्टर्स होते हैं, वो सारा एक प्रोफेशन के अंदर आता है कि यानी कि आप एक एग्ज़ाम दो, उसको क्रैक करो, एक प्रोफेशनल आप बन जाते हो उसको करने के बाद, और आपका जो मोटिव होता है वो आपका सर्विस मोटिव होता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, यहाँ पे आप CA भी लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट माने कि भाई जॉब करना इज एन ऑक्यूपेशन वेयर एन इंडिविजुअल एग्रीज टू वर्क फॉर अ पर्सन, यानी कि हम किसी पर्सन के लिए काम करते हैं या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, जिसके बदले में हमें कोई वेज मिलता है या फिर हमें कोई सैलरी मिलती है। इंडस्ट्री क्या होती है? ऑल इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्शन आप कह सकते हैं, यूजिंग मैकेनिकल एप्लीकेशंस, अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स, यानी कि टेक्निकल स्किल्स और जो हमारे मैकेनिकल अप्लायंसेस हैं उनको इस्तेमाल करके हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, तो उसको हमारा एक इंडस्ट्री के अंडर में रखा जाता है। जैसे कि हमारी सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, यानी कि जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो हमारी वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, ये सारी जो BSNL, ये सारी जो हो गई, ये सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारी आ जाती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर या फिर नेचर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि सबसे पहला स्टेप। कोई भी नेचर से रिलेटेड चीज़ है, आप बस प्राइमरी इंडस्ट्री में सिंपल चीज़ जान लो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप नेचर से रिलेटेड है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमने जो ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के लिए हम व्हीट लेने जाते हैं, तो मैदा वगैरह जो लगता है उसके लिए हमने जो खेती करी, फार्मिंग करी, तो वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर में आ जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री आता है आर कंसर्न्ड with using the materials which have already been extracted at the primary stage to produce goods for final consumption, यानी कि अब जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी थी, जो चीज़ें बनाई थी, अब उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी करना है, यानी कि हमने अभी आधा काम किया था और उसको पूरा करके हम रेडी टू कंज्यूम के लिए उसको बना देंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हमारी यहाँ पे आ जाती है, यानी कि जिसमें जो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, टनल्स, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, जो चीज़ें बनाई जाती है, वो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर में आ जाता है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है हमारी? आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज़ असिस्टिंग ट्रेड, यानी कि टर्सरी इंडस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुछ सर्विसेज हमें चाहिए होती है। वो सर्विसेज हमें जो टर्सरी इंडस्ट्री है या फिर जो सर्विस इंडस्ट्री है वो हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिसके थ्रू हम अपना जो फाइनल कंजम्पशन के लिए जो रेडी गुड्स हैं हमारे, उनको हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके तक पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमर्स का डेफिनेशन क्या होता है? इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट कंजम्पशन, यानी कि कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है। कॉमर्स में आपको प्रोडक्शन भी आ जाता है, आपका मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सारी चीज़ें आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब आ जाता है। यानी कि एक रॉ मटेरियल जब हमने निकाला प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसको लेकर के एक कंज्यूमर तक, यानी कि जो अल्टीमेट कंजम्पशन है, एक इंसान जब तक उसको यूज़ ना कर ले उतने तक जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे कॉमर्स के अंडर आती है। दस प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी कि कॉमर्स क्या करता है, हमारा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर देता है। इट इंक्लूड्स बोथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि इसमें ट्रेड के जो कंपोनेंट्स वो भी आते हैं और जो ऑक्सिलरीज यानी कि जो चीज़ें हमारी ट्रेड में हेल्प करती है वो दोनों चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ट्रेड का डेफिनेशन क्या होता है? इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड क्या होता है हमारा? मीन्स ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। इट कैन बी टू टाइप्स, होलसेल और रिटेल ट्रेड, यानी कि इंटरनल ट्रेड हमारा वो ट्रेड होता है जो हम अपनी एक कंट्री के अंडर ही में करते हैं, यानी कि बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के अंडर करते हैं, वो सारे हमारे इंटरनल ट्रेड कहलाते हैं। और ये हमारा इंटरनल ट्रेड जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है। पहला होता है हमारा होलसेल, यानी कि थोक में जो बेचते हैं, और दूसरा है हमारा रिटेल, यानी कि जो फुटकर जो चीज़ें बेची जाती है वो हमारा रिटेल ट्रेड के अंडर में आ जाता है।
एक्सटर्नल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट जो हमारा होता है, यानी कि विदेशों से मतलब कंट्री के जो बाउंड्री है उसके बाहर जो ट्रेड होता है वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी ट्रेड को होने में, यानी कि ट्रेड हैपन होने में जो भी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं वो सारी चीज़ें हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर में आ जाती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी हमारी क्या आती है? वो इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसका काम होता है एक्सट्रैक्ट करना या फिर ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों को निकालना फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर कंज्यूमिंग या फिर कोई भी पर्पज़ के लिए, जैसे कि हमारा हंटिंग हो गया, हमारा माइनिंग हो गया, हमारा फार्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जो कि एंगेज है किसमें? प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसका मतलब होता है क्या? जिसका मतलब होता है रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके हमें फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए जो भी काम करे जाते हैं वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में आ जाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? आर दोज इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि हमारा शुगर इंडस्ट्री है, शुगर होता है, शुगर केन लिया जाता है, जो हमारा गन्ना होता है उसको लिया जाता है, उसको प्रोसेस करके हम शुगर भी बना देते हैं, उसको प्रोसेस करके हम जैगरी बना देते हैं। शुगर बन गया, शुगर बन के उसको हम अदर प्रोसेस करके कुछ मतलब कैंडी बना दिया जाता है या फिर टॉफ़ी वगैरह बना दिया जाता है, चॉकलेट्स में बना दिया जाता है, मिठाई बना दिया जाता है, तो उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग करके हम मल्टीपल उसके चीज़ें बना सकते हैं, तो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो सिंपल जैसा नाम वैसा काम। असेंबलिंग इंडस्ट्री, मान लीजिए ये पेन है, इसका कैप निकाल दिया तो इसको असेंबल करने का जो काम हो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री। जस्ट जोकिंग, ये बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि जो एक स्मार्टफोन्स होते हैं, आप अपने स्मार्टफोन में देखिए असेंबल्ड इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स लिए उसको असेंबल किया, बना के एक चीज़ फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनाया, तो वो हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हो गया, हमारा इस टीवी हो गया, टेलीविज़न वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें। अब है हमारा लास्ट नेचुरल कॉज ऑफ रिस्क, यानी कि कॉज ऑफ रिस्क हमने देखा था, तो नेचुरल कॉज ऑफ रिस्क हम जानते हैं, जैसे कि हमारे फ्लड होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, स्टॉर्म वगैरह हो गए। ह्यूमन कॉज क्या हो सकते हैं? ह्यूमन कॉज ड्यू टू अनडिजायर्ड ह्यूमन बिहेवियर लाइक एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि कोई ह्यूमन ने कुछ चीज़ कर दी, जैसे कि आग लगा दी मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के अंदर, या फिर आपके सामान को जो गुड्स है उसको चोरी कर लिया, यानी कि थेफ्ट का केस हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं हमारी। इकोनॉमिक कॉजेस ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसमें रिस्क भी हमारे दो तरीके के रिस्क होते हैं, आगे चल के आप अगर और डिटेल में पढ़ेंगे तो प्योर रिस्क एक होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। ये बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। प्योर रिस्क क्या होता है हमारा? इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, यानी कि प्योर रिस्क या तो आपका लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, ये कोई बीच का नहीं है, या तो लॉस, या गया तो गया, नहीं तो बच गया। अगर थोड़ा सा जाएगा थोड़ा सा बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फायर, थ्रेट, स्ट्राइक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क, यानी कि अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि पेन का कैप रख के जाएगा और पेन लेके चला जाएगा, मतलब हो सकता है ऐसे, बट हाँ गया तो गया, वो वापस नहीं आने वाला है। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क, इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। आप कहोगे फिर इसका नाम रिस्क क्यों है? बस नाम दे दिया गया स्पेकुलेटिव रिस्क, यानी कि इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे मार्केट कंडीशंस होती हैं, फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस होते हैं। कोई चीज़ का प्राइस कल को मान लीजिए आपने 10 रुपये में, आपकी किसी को मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है, इसको बनाने में मेरा 10 रुपये लग रहा है, और कल को मार्केट में इसकी प्राइस 100 रुपये हो जाती है, तो मेरा 90 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगले ही महीने क्या होता है, इसकी प्राइस जो है वो आके 5 रुपये हो जाती है, तो मेरा 5 रुपये का लॉस हो गया। मतलब इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होगा प्राइस का, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये एक स्पेकुलेटिव रिस्क हो गया, यानी कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज़ का हो जाता है ख़त्म। बट वीडियो बंद करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस कि हमारे जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, और आपके क्लास 12th के लिए भी, यानी अभी आप 11th में, आप 12th में जब जाएंगे तो उसके लिए भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज डिटेल्ड में सारे चैप्टर्स सारे नोट्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो, कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।